पिछले संडे को मेरे कुछ दोस्त आए थे, उन्होंने मुझे कुछ समझाया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरे दादाजी पिताजी कभी किसी ने बिजनेस किया नहीं। तो मैंने अपने दोस्तों से कहा कि मेरा एक दोस्त है जो बड़ा बिजनेसमैन है, उसे समझा दो, अगर वो समझ जाएगा ना तो फिर मैं भी कर लूंगा। इसलिए प्लीज मेरी हेल्प करो, सुबह 10 बजे मेरे घर पर आओ और तुम वो प्लान समझकर मुझे बता दो कि मुझे करना है कि नहीं करना, मुझे करना है कि नहीं करना। मैंने कहा ठीक है, ओके सर, आ जाऊंगा। दिमाग में कोई लोड ही नहीं था, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं था। यहां पर कुछ लोगों को लोड इसलिए है कि उनको लग रहा है उनको समझना है, इसलिए लोड है। मुझे तो समझना ही नहीं था, मेरे को समझकर बताना था कि तुझे करना है कि नहीं करना। मैंने कहा ओके सर, सुबह 10 बजे आ जाऊंगा। तो बॉस मुझे क्या कहता है, देख 3 बातों का ध्यान रखना। मैंने कहा कौन सी बात? एक, टाइम पे आ जाना 10 बजे। अगर तू टाइम पे नहीं आया और पूरी बात समझी नहीं तो जिंदगी तो मेरी खराब हो जाएगी ना। तेरे क्या फर्क पड़ेगा, तू तो लेट आ रहा, जिंदगी तो मेरी खराब हो जाएगी। तो सोन 10 बजे आ जाना। मैंने कहा हाँ ठीक है सर, 10 बजे आ जाऊंगा। दूसरी बात सोन, पेन डायरी जरूर लेते हुए आना, क्योंकि तू कुछ लिखना भूल गया तो जिंदगी मेरी खराब हो जाएगी। मैंने कहा सर पेन डायरी भी लाऊंगा। तीसरी बात याद रखना, आगे आगे आकर बैठना, पीछे कुछ समझ में नहीं आता। अगर तुझे कुछ समझ में नहीं आया तो जिंदगी तो मेरी खराब हो जाएगी ना। मेरी खराब हो जाएगी, मेरी खराब हो जाएगी के मुझे आगे आके बिठा दिया। अब मैं आगे फ्रंट सीट पर आकर बैठ गया, पेन डायरी को खोलकर एकदम तैयार। मैंने कहा ये कार्टून जो भी आएंगे, जो भी बताएंगे, मैं तुरंत लिख लूंगा और बॉस को बता दूंगा कि तुझे करना है कि नहीं करना। और मैं पेन डायरी लेकर तैयार। लेकिन सेमिनार मीटिंग चालू होते ही 10 आदमी बैठे थे। आदमी चालू होते ही एक आदमी सूट में आया, गर्मी में, अगस्त का महीना, राजस्थान में टेम्परेचर 48 डिग्री, और इसने सूट पहन रखा मेरी तरह। मैं फुल कंफ्यूज। मैं सोच रहा था ये कौन से प्रदेश के आदमी हैं, इनको इतनी गर्मी में इतनी सर्दी क्यों लग रही है, इन्होंने सूट क्यों पहना है। अभी तो आपके मन में कोई प्रश्न पैदा होता है तो गूगल चला लेते हैं। मैं कुछ भी बोलूं वो सही है कि गलत है, हमारे बच्चे, हमारे दोस्त, आप लोग सब गूगल में उसको क्लियर कर लेते हैं कि ये सही है कि गलत है। लेकिन हमने जब बिजनेस चालू किया, कोई गूगल इंटरनेट चालू ही नहीं हुआ था इंडिया। उस समय पड़ोसी ही सबसे बड़ा गूगल होता था, हर चीज को कंफर्म पड़ोसी से करते थे। तो मैंने पड़ोसी को कोहनी मारी और धीरे से पूछा कि सर इस आदमी ने गर्मी में सूट क्यों पहन रखा। तो मेरा पड़ोसी कहता मैं भी 15 मिनट से यही सोच रहा हूं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरा पड़ोसी मेरे जैसा है। हमें खुशी कब होती है, जब हमारा पड़ोसी हमारे जैसा होता है ना। अब बाजार में आप किसी के पास जा रहे हो और हाथ मिलाकर बोलो हेलो क्या हाल चाल है, वो कहता बस यार चल रही है, कट रही है, तो आपके चेहरे पर ऑटोमेटिक मुस्कुराहट आती है, ये तो मेरा भाई है, इसकी भी चल रही है और मेरी भी चल रही है। किसी को टेंशन में लाना है तो तरीका बताता हूँ, किसी को टेंशन में लाना है तो तरीका बताता हूँ। हाथ मिलाकर बोलना, कोई आपसे पूछे कि क्या हाल चाल है तो 5 मिनट तक बोलते ही रहना। जबरदस्त धमाका हो गया, मजा आ गया, जिंदगी के आनंद ले रहा हूं, जीवन में कभी इतने आनंद नहीं आए। पागल हो जाएगा वो, तो बात ही नहीं सुनेगा, भाग जाएगा, ये मेरा भाई नहीं है। वो कहेगा मेरा जैसा आदमी नहीं है, कैसी बातें कर रहा है उल्टी पुल्टी। आम आदमी तो ऐसी बातें करता नहीं, हमें खास आदमी की तरह बातें कर। क्यों बोले कि हम ठीक नहीं है, हम तो हर चीज को अच्छा कह कह के अच्छा बना दे, हर चीज को अच्छा कह कह के अच्छा बना देंगे। 95% पुरुष मित्रों को ये पता है कि मेरी जो शादी हुई है ना जिससे, उससे ठीक और मिल सकती है। 95% को ऐसा लगता है कि इससे अच्छी मिल सकती थी, लेकिन 97% महिलाओं को लगता है कि इससे अच्छा बंदर मिल सकता था। मतलब पुरुषों से परसेंटेज महिलाओं का ज्यादा है यहाँ पर। 97 को लगता है जो भी अभी कार्टून आया है ना हमारे पास, उससे अच्छा आ सकता था। 97% सर्वे के मुताबिक बता रहा हूं, सबको लगता है कि जो हमें मिला है उससे अच्छा तो मिल सकता। ज्यादा कुछ बोल दिया क्या मैंने? ठीक चल रहा ना भाई, ज्यादा टेंशन मत। ऐसा सर्वे की रिपोर्ट बता रहा हूं मैं, मेरी रिपोर्ट थोड़ी बता रहा हूं, ऐसा लगता है। फिर आके बैठ गया, बातें चालू हुई, पहला कार्टून स्टेज पर आया, आते ही बोलता है बजाओ ताली। मुझे बहुत गुस्सा आया और भाई साहब मैंने कोई ताली नहीं बजाई। और जो मेरे भाई और बहनें
जिन्होंने अभी तक ताली नहीं बजाई है, मैं सैल्यूट करता हूं। आप मेरी किस्मत और आपकी किस्मत बराबर है। मैंने भी ताली नहीं बजाई और आप भी ताली नहीं बजा रहे हैं, तो ताली बजाने से कोई कामयाब थोड़ी होता। मत बजाओ ताली, क्या फर्क पड़ता है? ताली बजाने से क्या हो रहा? समझने से हो रहा ना सब कुछ। तो मैंने ताली नहीं बजाई कुछ भी। फिर वो थक थुका कर चला गया। फिर दूसरा कार्टून आ गया। वो कहता, भाई और बहनों, इस आदमी को 500 रुपए आने वाले हैं। कंपनी को चालू हुए 5 दिन हुए थे, किसी को आया ही नहीं था पैसा, तो आने वाले हैं, इसके लिए बजाओ ताली। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा साला 500 इसको आने वाले हैं और ताली मैं बजाऊंगा। इसको 500 आने वाले हैं तो इसकी बीवी बजाएगी ताली, इसका बाप बजाएगा ताली, इसकी माँ बजाएगी ताली, इसकी बहन बजाएगी ताली साला आएगा इसको और ताली मैं बजाऊं। हमने ताली नहीं बजाई। फिर तीसरा कार्टून आया। मेरे आने से पहले भी यहाँ पर बार बार कार्टून बदल रहे थे ना, सूट वाले। सभी जगह ऐसा होता, कोई मतलब कोई नया थोड़ी हो रहा है। फिर चौथा कार्टून आया। वो क्या कहता है, भाई और बहनों, मैं अब आपके सामने बुलाने जा रहा हूं दुनिया के सबसे बड़े कार्टून को सबसे लास्ट में। यहां सबसे लास्ट में कौन आया? बड़ा कार्टून लास्ट में आता। मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। जो चौथा कार्टून आया ना, वहां से मेरा काम चालू हुआ। जिसे मैं कार्टून समझ रहा हूं ना, वो मेरे आज धर्म गुरु हैं, भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है। इतनी बात कहने के बाद भी मुझे लगता है कि उनके जूतों की कील के बराबर भी हम नहीं है। ऐसी ग्रेट 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 शख्सियत श्रीमान बीसी चावड़ा जी, श्रीमान चावड़ा जी, ये हमारी अपलाइन। बीसी चावड़ा जी स्टेज पर आए। अब उनके बात करने का ढंग इतना निराला है। बात का कभी अगस्त मुनि में बुलाइए सर, है ना, बीसी चावड़ा जी को। उनका मतलब फैन हो जाओगे आप। बीसी चावड़ा जी बोलते हैं तो वो बोलने में इतनी फ्रिक्वेंसी, उनकी बातें करते करते कितने डायलॉग बोल देते हैं, कौन से शब्द को किस में जाके मोड़ देते हैं, पता ही नहीं चलता। इतनी बड़ी शब्दावली उनकी। भाई साहब, मैं उनको थोड़ी देर तो देखता रहा, कुछ समझाया नहीं, क्योंकि मैं पेन डायरी में लिखना चाहता था। फिर मैं भूल ही गया कि लिखना क्या है, और फिर मुझे भूल ही गया कि मैं आया क्यों। फिर मैं उनकी शक्ल देखते देखते परेशान हो गया। मैं तो धीरे धीरे हंसने लगा, फिर तेते हंसने लगा, फिर उछल उछल के हंसने लगा। जब मैं हंसने लगा तो मेरा जो बॉस है ना, मुझे देख देख के 1 सेकंड बाद हंस रहा। मुझे लग रहा कि यार ये इसमें दिमाग नहीं है क्या, इसको 1 सेकंड बाद में क्यों समझ में आ रही है। फिर बाद में पता चला कि वो इसलिए हंस रहा है कि मैं हंस रहा हूं। तो जो लोग नए आए हैं, बहुत सोच समझ के हंस रहा। आपकी मुस्कुराहट भी आए तो मुंह फुलाए रखना, नहीं तो फिर फंस जाओगे। मुझे मत कहना ना, मुंह दबा के रखना ऐसे, तो आपको फायदा होगा। और मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो कुछ करना ही नहीं था। मैं हंस रहा हूं तो मेरा बॉस मुझे देख देख के हंस रहा। अब बीसी चावड़ा जी बात करना चालू कर रहे। मैं भूल ही गया कि मैं आया क्यों हूं, मैं भूल ही गया कि मैं कहां बैठा हूं। मैं किरदार में खो गया। किरदार में खो जाना कब कहते हैं? जब आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि आपकी जिंदगी चल रही है। जब फिल्म के डायरेक्टर बड़े मजबूत होते हैं ना, वो तुम्हें किरदार में घुसा देते हैं, और किरदार में घुसने के बाद आप भूल जाते हैं कि फिल्म चल रही है। और हमारी बहनें ना फिल्मों में जाके रोना चालू कर देती है। हमारे कुछ भाई लोग जब किरदार में घुस जाते हैं तो बार बार सीट से उठ के विलेन को मारने जाते हैं, तो पड़ोसी कहता रुक रुक फिल्म चल। इसे कहते हैं किरदार में घुस जाना। मैं किरदार में खो गया, भूल ही गया कि हो क्या रहा। थोड़ी देर बाद बीसी चावड़ा जी ने याद दिलाया, हेलो सेमिनार खत्म हो गई है। तब से एकदम होश आया। मैंने डायरी की तरफ देखा तो डायरी पूरी खाली। अब इसमें कुछ लिखा ही नहीं। बॉस आते ही पूछेगा करूं कि नहीं करूं, बताऊंगा क्या। मुझे डर लगने लगा। मैंने कहा यार बॉस अभी आएगा, क्या करूंगा। तभी दिमाग में आइडिया आया, बात को थोड़ा टाल देते तो शांत हो जाएगी। अभी तो यहां से चलते हैं, कल का कल देखेंगे। मैं ना डायरी को बगल में डाला और तेज गति से स्कूटर की तरफ भागने लगा। लेकिन मैं भूल गया था कि जो तुम्हें यहां लेकर आया ना, उसके दोनों कैमरे कल तुम्हारी तरफ ही होते। तुम जाके तो देखो बाहर, तो नया आदमी जाके देखो बाहर, जो तुम्हें लेके आया वो तुम्हारे साथ साथ ही बाहर आ जाएगा। ऐसे कोई छोड़ने वाला है तुम्हारे? तो मैं बाहर गया तो मेरा बॉस भी मेरे पीछे पीछे बाहर आ गया। मुझे डर लगा, मैं एकदम स्टेच्यू बन गया। मैंने अभी ये पहला प्रश्न पूछेगा, करूं कि नहीं करूं, क्या बोलूंगा। लेकिन उसने ऐसा पूछा ही नहीं। उसने पूछा कैसा लगा। आपसे भी यही पूछेंगे, कैसा लगा। मैंने सोचा सेकंड प्रश्न पूछेगा दिखता। मैंने कहा हाँ सर बढ़िया लगा। उसने रिकन्फर्म किया, मजा आया क्या। मैंने कहा हाँ सर मजा आया, अगली बार ये कार्टून आए तो मुझे बुलाना, बहुत अच्छी बात करता। बॉस ने पूछा ही नहीं कि करना है कि नहीं करना। बॉस ने कहा ठीक है मजा आया तो कल मिलते हैं ऑफिस में। मैं अगले दिन ऑफिस में गया। जो ही ऑफिस में घुसा, गेट कीपर मुझे बोलता है सर आपके चेंबर में जाने से पहले बॉस ने आपको याद किया बॉस के चेंबर में जाना।
मैं बॉस के चेंबर में गया तो बॉस मुझे दूर से देखते कहा, आइए आइए कोठारी जी, वेलकम, गुड मॉर्निंग। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं। बॉस मुझे कह रहा गुड मॉर्निंग, वेलकम। बॉस तो गालियां बकता था, उसका वो किंग था गालियों का। वो मुझे कह रहा गुड मॉर्निंग, आइए। मुझे सब कुछ अटपटा सा लग रहा। मैं धीरे धीरे डरता डरता गया। मैंने कहा इतना प्यार क्यों झलक रहा है। बॉस के पास गया, बॉस ने मुझे पानी पिलाया और उसने फिर कंफर्म किया, कल मजा आया था ना। मैंने कहा हाँ सर मजा आया। रिकन्फर्म किया, वास्तव में मजा आया था। मैंने कहा हाँ सर बहुत मजा आया। उसने अपने सीट के नीचे से काला कलर का बैग निकाला और मेरे सामने रख दिया, ये लो। मुझे समझ में नहीं आया कि काले कलर का बैग क्यों दे रहा। मैं सीधा सीधा सोच रहा था कि अगस्त का महीना है, अक्टूबर में दिवाली आने वाली है, शायद कंपनी एडवांस में गिफ्ट दे रही होगी। तो मैंने थोड़ी उसकी जिप खोल के देखी, उसके अंदर कपड़े ही थोड़े कपड़े। उस समय इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए कपड़े खरीदने पड़ते थे 1260 रुपए के। अभी डायरेक्ट सेलिंग में किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए एक फूटी कोटी भी खर्च नहीं करनी पड़ती, लेकिन हमारे जमाने की बात कर रहा हूँ, 1260 रुपए कंपलसरी किट लेनी पड़ती थी। मैंने देखा अंदर कपड़े थे, कपड़ों का क्रेज नहीं था क्योंकि कपड़े की बनाने वाली कंपनी में काम करते थे। तो भी मैंने सर को बोला थैंक यू सर। तो बॉस ने कहा थैंक यू नहीं, 1260 सर। मैंने कहा किस चीज के 60 रुपए? वो कल मजा आया था उसके। पहली बार पता चला कि मजा आने का इतना बड़ा परिणाम होगा, 1260 रुपए देने पड़े। तो मैंने थोड़ा बहाना बनाया। मैंने कहा बहानों से कहानी चला लेते हैं। मैंने कहा सर आप अच्छी तरह जानते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम कर्मचारी लोग हैं, महीने के एंड में हमारे जेब में पैसे नहीं होते। तो बॉस कह रहा है एकदम सही कह रहा है। सीखने का पॉइंट नंबर 2, कभी भी किसी को अगर क्रिटिसाइज करोगे तो कभी अपना नहीं बना पाओ। जब आप किसी को प्लान बताना चाहते हैं और वो अगर कुछ पहले बोलना चाहता है तो पहले उसको खाली करना सीखो, बोलने दो उसे, और एक भी बार मत बोलो। अगर वो किसी और कंपनी को करता है, वो कहता है दुनिया की सबसे महान कंपनी है, तो आप कहते हैं एकदम सही कह रहे हैं सर, आपकी जानकारी के अनुसार एकदम सही बोला है आपने। आपकी जानकारी के अनुसार, जो आपकी जानकारी नहीं उसमें तो दूसरा भी सही हो सकता है। आपकी जानकारी के अनुसार सही बोला, काटना है ही नहीं किसी को। तब लोग आपसे प्यार करना चालू करेंगे क्योंकि आपने उनको सुन लिया। और दुनिया में सारे लोग चाहते हैं कि मेरी भड़ास कोई सुने। मैं भी इसीलिए आया हूं, कोई तो सुने, वो भी पैसे दे के सुने। हमारी बीवी तो सुनती नहीं है हमारी, क्योंकि हम पूरे दिन में बोलते रहते हैं। अभी लॉकडाउन में घर वालों को बहुत महसूस करना पड़ा। हमारी तो आदत है, हम सुबह बच्चों को इकट्ठा करके कहते चलो सेमिनार चालू, मेरा नाम मुकेश कोठारी हो गया। कौन सा मुकेश कोठारी? रोज का रोज क्या बात करते हो आप? और वो सुनते नहीं, आप लोग सुनते हैं प्यार से, ये हमारी खुश नसीबी। बॉस ने कहा, मैंने कहा सर पैसे होते नहीं लास्ट डेट में। तो बॉस ने कहा यार सही कह रहा है, सारे कर्मचारियों का एक ही हाल है। अब उसने कहानी सुनाना चालू किया कि एक कर्मचारी की जीवन कैसे होता है बताऊं? मैंने कहा हाँ बताओ। हमारी जिंदगी कैसे होती है बताऊं? मैंने कहा बताओ। 1 से 7 निकलती खुशी, 1 से 7 निकलती है खुशी खुशी। कैसे निकलती है? क्यों निकलती है 1 से 7 खुशी खुशी? सैलरी मिलती है, क्योंकि सैलरी मिलती है। 1 से 7 खुशी खुशी, 7 से 14 राजी खुशी, 14 से 21 कसाकसी, 21 से 28 फाकाकस। सारे कर्मचारियों का यही हाल होता है, कितनी भी सैलरी मिले सारे कर्मचारी इसी जिंदगी को जीते। मेरे बॉस ने मेरे हाँ में हाँ मिला दी, मैं भी मुस्कुरा गया। तभी बॉस ने कहा मुझे पता है तेरे पास पैसे नहीं होंगे, ये तो मैं पहले ही जानता था, इसलिए पेपर लाया हूं, इस पे साइन कर, सैलरी से ऑटोमेटिक कट जाएगा। और मेरे हाथ में पेन पकड़ा। अब पेन पकड़कर मुझे साइन करने थे, 2 सेकंड का समय था। 2 सेकंड में एनालाइज करना था कि करूं कि नहीं करूं, एक और बहाना फेंकूं या साइन करूं। तभी मैंने एनालाइज किया, अगर नहीं करूंगा तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी। नहीं करूंगा तो बॉस नाराज होगा, बॉस नाराज हो जाएगा तो इंक्रीमेंट कमेटी का प्रेसिडेंट है वो, 2000 इंक्रीमेंट लगेगा तो 1000 ही लगाएगा, 1000 इंक्रीमेंट लगाएगा तो साल के 12000 का नुकसान है। साल के अगर 12000 का नुकसान है तो अगर हमारी 40 साल की सर्विस है तो इतना लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। और अगर इतना नुकसान हो जाएगा तो भाई साहब उसमें ब्याज जोड़ो तो 10-20 लाख का नुकसान हो जाएगा। आज साइन करना जरूरी है। और मैंने फट से साइन कर दिए क्योंकि मुझे बिजनेस से मतलब नहीं था, बॉस को नाराज नहीं करना। मैंने साइन किया, किट लेकर आ गया। उस किट को मैंने कहां जाकर फेंका मुझे अभी तक नहीं मिली, क्योंकि मुझे कोई बिजनेस से कोई लेना देना ही नहीं था। उस किट को ले लिया था क्योंकि बॉस को नाराज नहीं करना था। कई लोग ऐसे ज्वाइन हुए हैं और कई लोग ऐसे ज्वाइन होते हैं जिसको केवल ज्वाइन करा देते हैं,
उसके बाद वो कभी भी ना आरसीएम का नाम जानता है, ना आरसीएम का कोई प्रोडक्ट लेता है। ऐसे आदमी को ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं भाई, क्योंकि संख्या बढ़ा रहे हो आप, और संख्या बढ़ाओगे तो नेगेटिविटी आएगी। मैंने फेंक दिया किट को। लेकिन अब चक्कर क्या पड़ा था कि बॉस ने उसकी डायरी में मेरा नाम लिख दिया। हमारी टीम में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं उनका नाम लिखते नहीं लिखते उनके फोन नंबर के साथ, तो उन्होंने मेरा नाम भी लिख दिया, क्योंकि मैंने 1260 की किट ले ली। अब वो मुझे परेशान करता था, आज यहाँ मीटिंग है शाम को आ जाना, कल वहां मीटिंग है वहां आ जाना, यहाँ मीटिंग है आ जाना। तो रोज ही बहाने बनाता था, सर आज नहीं आ सकता, आज सब्जी लेने जाना है, आज बीबी के साथ जाना है, आज मेहमान आ गए हैं। ऐसे बहाने बनाता रहता था, जाता नहीं था। लेकिन संडे के दिन फंस जाता था। संडे के दिन इसलिए फंस जाता था क्योंकि बॉस का घर मेरे सामने था। उसकी बालकनी से मेरा ड्राइंग रूम साफ दिखता था कि मेहमान आया कि नहीं आया, और स्कूटर से पता चल जाता कि मैं वहां पर हूं कि नहीं है। और वो संडे के दिन मुझे फंसा देता था, मुकेश घर पे है ना, आ जा। अब क्या बोलूं, नहीं हूं, स्कूटर तो पड़ा हुआ। मेहमान आया तो मेहमान तो कोई दिख नहीं रहा ड्राइंग रूम में, क्या करें। तो मुझे संडे के दिन जाना पड़ा। पॉइंट नंबर 3, इस बिजनेस की सेमिनार में आने से यह मत समझ लेना कि तुम इस बिजनेस में कामयाब हो जाओगे। सेमिनार में वन वे संवाद चलता है, जहां पर एक आदमी बोलता है, सब लोग सुनते हैं। कामयाबी तब होती है जब मन की शंकाएं निकलती है, मन के अंदर जो छुपे हुए प्रश्न हैं, जब तक उसका आंसर एक आदमी को नहीं मिलता तब तक कोई भी आदमी रिस्क लेना नहीं चाहता, और वो काम करेगा भी। अब क्या हुआ, सब बैठे थे, 6-7 लोग ज्वाइन हुए थे पूरे सप्ताह में, मैं भी बैठा था। एक एक का नंबर आया। मेरी अपलाइन ने मेरे से पूछा, तुम कुछ करते क्यों नहीं? मैंने कहा सर क्या करना है? वो अभी तक पता नहीं चला। मैंने कहा नहीं पता चला, सिंपल है। मैंने कहा क्या सिंपल है? जो मैंने तुम्हारे साथ किया तुम लोगों के साथ करो। मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि इसने मेरे साथ किया क्या। मैंने कान में जाके धीरे से पूछा कि आपने मेरे साथ किया क्या? वो कहे तेरे को मीटिंग में ले गया था कि नहीं ले गया था? मैंने कहा हाँ ले गया था। तुझे मजा आया था कि नहीं आया था? मैंने कहा आया था। फिर तेरे को किट दी थी कि नहीं दी थी? दी थी। किट किसने बनाई थी? मैंने बनाई थी, घर पर नहीं बनाई थी। किसकी थी? कंपनी की थी। तो कंपनी की हो गई सेल, तुझे मिल गया डिस्काउंट, और इन दोनों को कराने वाला आदमी मैं हूं, तो मुझे मिल गया कमीशन। तू भी ये कर तो तेरे को भी मिलेगा कमीशन। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा बॉस थोड़ा स्टैंडर्ड का काम तो देख लेते। 3 करोड़ मीटर कपड़ा बेचते हैं हम, 3 करोड़ मीटर साल का, और आप 3 मीटर कपड़ा बिकवाना चाहते हैं मेरे से। मैंने बॉस को कहा, बॉस मैं इस काम को नहीं करूंगा, और कसम खुदा की तुम्हें भी नहीं करने दूंगा। इसे बोलते अपनत्व है। अगर मैं बोलूंगा मैं नहीं करूंगा तो उसका ईगो भड़क जाएगा। अपने तो बताया कि मैं तुम्हें भी ये काम नहीं करने दूंगा। बॉस को गुस्सा आ गया। बॉस ने कहा अच्छा किस चीज से शर्म आती है? सेल से। अच्छा 3 मीटर कपड़ा सेल करेगा इसीलिए तुझे शर्म आ रही है? मैंने कहा हाँ सर यही आ रही है। उसने कहा बेटा दुनिया में एक आदमी बता दे जो बिना सेल किए दुनिया के किसी भी टॉप पर चला गया हो। बिना सेल किए दुनिया के किसी भी क्षेत्र, ओनली बिजनेस नहीं, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में टॉप पर चला गया हो, एक आदमी की बात मैं मान जाऊंगा। दुनिया में टॉप पे जाना है तो सेल करनी पड़ेगी। तुम्हें जिस सेल से शर्म आ रही है ना, तुम्हारा डिपार्टमेंट सेल ही कर रहा। तुम रेलवे में हो, 70,000 तुम्हें सैलरी मिल रही है, लेकिन रेलवे सेल करके ही तुम्हें सैलरी दे रहा है। हेलो, तुम पोस्ट ऑफिस में हो, पोस्ट ऑफिस तुम्हें 1 लाख सैलरी दे रही है, तो पोस्ट ऑफिस सैलरी क्यों दे रही है? क्योंकि वो सेल कर रही है। तुम टीचर हो, तुम्हें 70,000 रुपये सैलरी मिल रही है, तुम्हारा स्कूल तुम्हें क्यों सैलरी दे रहा है? क्योंकि वो शिक्षा को सेल कर रहे हैं, इसलिए आपको सैलरी मिल रही है। सेल करते हैं, अल्टीमेट उसी से इनकम आती है। फर्क इतना है कि हम ये भूल जाते हैं कि हम मैनेजर हैं तो सेल नहीं करेंगे। अरे मेरे भाई, तुम जब खुद के लिए सेल करते हो तो मालिक बनते हो, जब तुम लोगों के लिए सेल करते हो तो किसी को मालिक बनाते हो। सेल तो हर हाल में करेगी, तुम खुद के लिए करो कि लोगों के लिए करो। जब लोगों के लिए करोगे तो मालिक लोग ही बनेंगे, खुद के लिए करोगे तो लोग मालिक आप खुद ही बनेंगे। सेल तो करनी पड़ेगी।
सेल का मतलब सामान की सेल से नहीं है। सामान्य आदमी क्या सोचता है कि सामान सेल करना ही सेल है। अरे सेल तो कई तरह की होती है। सेल सामान की भी होती है, सेल सर्विस की भी होती है, सेल सर्विस के वादों की भी होती है, सेल आइडियोलॉजी की भी होती है। सेल का मतलब केवल सामान से थोड़ी है। मेरी आइडियोलॉजी से, मेरे विचारों से मैं अगर आपको सहमत करा दूं, दैट इज द सेल कंप्लीटेड। अगर कोई भी टॉप पे गया तो सेल की वजह से गया ना। टेस्ला का मालिक टॉप पे गया सेल की वजह से, अमेजन का मालिक हो गया टॉप पे, रिलायंस का मालिक गया टॉप की वजह से, सेल की वजह से। बिना सेल के तो कोई टॉप पे जा ही नहीं सकता। इंश्योरेंस क्या बेचती है? रेलवे क्या बेचता है? रेलवे सामान थोड़ी देता है, वो तो सर्विस सेल करता है। स्टेशन पर गाड़ी लगा देता है, कहता है भाई इतने पैसे देकर बैठ जाओ, वहां पर पहुंचा देंगे इतनी बजे। दैट इज अ सेल कंप्लीटेड। इंश्योरेंस वाला क्या करता है? वादों की सेल। देता अभी कुछ भी नहीं, वादा करता है सर्विस का कि भगवान न करे तुम मर गए तो तुम्हारी बीवी बच्चों को कोई इकोनॉमिकल कष्ट नहीं आएगा, उसके लिए हम बैठे हैं ना। ये एक वादा करता है, उसे भी सेल करते। नरेंद्र मोदी जी क्या करते? वो भी तो सेल ही करते। क्या किया उन्होंने? भाई और बहनों, मुझे आपने गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया, मैंने गुजरात में ये कर दिया, वो कर दिया, रोडे बना दी, यो बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, ये बना दिया। तुम भारत का प्रधानमंत्री बना दोगे तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। तुम कहते हो ओके सर, ये लो मेरा वोट, टक। दैट इज अ सेल कंप्लीटेड। दुनिया में टॉप पे जाना है तो बिना सेल के संभव ही नहीं। और अगर सेल से शर्म आ रही है तो दुनिया के 97% लोगों की वजह से, जैसे वो मरे थे आप भी मर जाओगे। जैसे आपके दादाजी का नाम आपको पता नहीं है, क्योंकि आपके दादाजी ऐसा कुछ करके ही नहीं गए कि उनका नाम याद रखे। लेकिन महात्मा गांधी जी के पोते का पोता भी नाम याद रखता है, क्योंकि वो कुछ करके गए थे। अब कुछ करके जाना है कि ऐसे ही मर जाना है, ये दोनों चीजें आपके ऊपर ही डिपेंड करती है। मैं एकदम सीरियस होकर सुनने लगा। मैंने कहा बात तो ये पते की कह रहा, सेल तो करनी पड़ेगी। वो कहा बेटा, तू जिस कंपनी में काम करता है ना, वो कंपनी भी सेल ही कर रही है। तू चाहे मैनेजर है और तेरी कंपनी ने तुझे सेल के लिए ही रखा है, लेकिन कंपनी का मालिक अमीर इसलिए है क्योंकि तू उसके लिए सेल कर रहा है, और तू गरीब इसलिए है क्योंकि उसके लिए सेल कर रहा है। तेरी खुद की सेल हो ही नहीं रही। खुद की सेल तब तक नहीं होगी जब तक तुम अमीर बन नहीं सकते। अगर सेल से प्यार करना है तो आगे की बात मैं करूंगा। बाकी सेमिनार समाप्त हो चुकी है। जिसको नहीं समझ में आ रही है बात, वो जा सकते हैं सह प्रेम। 150 रुपए में जितना बोलना था बोल दिया। सेल करने के लिए, सेल से अगर शर्म नहीं है तो मेरी आगे की बात समझ में आएगी, और सेल से शर्म है तो फिर जाइए, चले जाइए इस गुमनाम जिंदगी में। कौन पैदा हुआ कौन मरा कोई याद नहीं रखने वाला। लेकिन मैं जो आगे की बात करूंगा, आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी। आप ये लोग सेल करने के लिए तैयार हैं। दोनों हाथ खड़ा कीजिए अगर तैयार हैं तो आप, और एक बार बोलिए यस। ओके, चलो बात करते हैं। मुझे एक छोटी सी कहानी बताई। धीरूभाई अंबानी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पैदा हुए और वहां से माइग्रेट होकर गुजरात आए। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, 14 साल की एज में उन्होंने पता लगाना चालू कर दिया कि कॉटन कितने तरह की होती है। वो बाजार में जाते थे, है ना, दुकानों वालों के पास जाते थे और पता लगाते थे। 14 साल की एज में खेलने नहीं जाते थे, वो 14 साल की एज में पता लगाते थे। 14 साल 15 साल की एज में उन्होंने कमाना चालू कर दिया। फिर साउथ अफ्रीका चले गए। इतने कॉन्शियस थे, इतने एम्बिशियस थे कि अखबार में विज्ञापन आया कि साउथ अफ्रीका में पेट्रोल पंप लग रहे हैं, ब्रिटिश पेट्रोल पंप के, और 10 गुना ज्यादा सैलरी मिलेगी। तो साउथ अफ्रीका चले गए। साउथ अफ्रीका से पैसे कमा के आए। जेब में जब पैसे थे ना, तो आम आदमी की तरह दिमाग में प्रश्न पैदा नहीं किए। जब हम पैसा कमा के आते हैं तो सबसे पहले आईफोन 13 लेकर आते हैं, फिर बढ़िया से जूते लेकर आते हैं, फिर अच्छे से कपड़े लेकर आते हैं, फिर अच्छी सी कार लेकर आते हैं। ये कौन लेकर आता है? साधारण इंसान। एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान ऐसा नहीं करता। वो पैसे लेकर आए जेब में 2 साल में खूब सारे कमाकर, और मन से पूछा मुझे टॉप का बिजनेसमैन बनना है, क्या मैं बन पाऊंगा? तो दिमाग ने कहा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि तू पढ़ा लिखा नहीं है, तुझे अंग्रेजी नहीं आती है, तेरे पिताजी करोड़पति नहीं है, तेरे पास कैपिटल नहीं है, तेरे पास ज्ञान नहीं है, तू बन ही नहीं सकता। तो दिल ने बोला अमीर बनने के लिए सोच अमीरों जैसी होनी चाहिए।
क्योंकि जिन चीजों की बात कर रहे हो ना, वो तो काम करने वाले पैसे फेंकने से मिल जाएंगे। और धीरू भाई अंबानी ने क्या किया, जब उसकी सैलरी 500 रुपए की थी ना, तब उसने 5,000 का मैनेजर रखा, जिसको अंग्रेजी आती थी, जिसके पास दिमाग था, जिसके पास डिग्री थी, और 5,000 सैलरी देकर धीरे से उसके कान में बोला, ए भाई 50,000 कैसे कमाने हैं बताना। 500 रुपए सैलरी, मैनेजर किसको रखा? 5,000 वाले। 5,000 में, और 5,000 वाले से क्या पूछा, मुझे थोड़ी पता, मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं, तू पढ़ा लिखा है, तुझे अंग्रेजी आती है, तुझे दुनिया का ज्ञान है, तू बता कि 50,000 कैसे कमाते। और वो 5,000 का मैनेजर 50,000 कमाना सिखाता था धीरू भाई अंबानी। और धीरू भाई अंबानी को कुछ नहीं पता था। 8 लड़का हमेशा कहता था, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ। सीखता गया, सीखता गया, सीखता गया, सीखता गया, सीखता गया, नंबर 1 इन द इंडिया। 65,000 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर दिया, उसको कुछ नहीं आता था। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, फर्क इस बात से पड़ता कि तुम कितना बड़ा सोचते हो। क्योंकि हर चीज को अरेंज किया जा सकता है, सिर्फ सोच को अरेंज नहीं किया जा सकता। दुनिया की कोई मशीन नहीं बनी, कोई एमआरआई नहीं बनी जो आप क्या सोचते हैं उसका पता लगाया जा सके। दुनिया में हर चीज को अरेंज किया जा सकता है, विजन को, दूरदृष्टि को अरेंज कभी नहीं किया जा सकता। और अगर आप सोच रहे हैं तो तैयार हो जाइए कामयाबी के लिए, बाकी सारी चीजें तो अरेंज हो जाएगी। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी मेरी डाउनलाइन में आ गया, तो मुझे पढ़ा लिखा होने की जरूरत क्या है। हेलो, अमेरिका के अंदर एक नेटवर्कर 1 करोड़ पर मंथ तक पहुंच गया जो बाई बर्थ अंधा था। एक दिन पत्रकार ने उससे पूछा, अरे तुम तो अंधे हो, तुम 1 करोड़ तक कैसे पहुंच गए? तो उसने कहा, मैंने अंधे को ज्वाइन नहीं कराया। तुम महिला हो, तुम पुरुष हो, तुम गरीब हो, तुम अमीर हो, तुम पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम सोचते क्या हो। अगर तुमने सोच लिया है कि मुझे टॉप पर जाना है तो दुनिया की सारी चीज अरेंजमेंट में आ जाएगी, और अगर नहीं सोचा तो कोई अरेंजमेंट में नहीं आएगा। सोचना पहले जरूरी है। सोचने वाले का नाम इतिहास में लिखा जाता है। जिसने ताजमहल बनाने की सोचा उसका नाम सबको याद है, लेकिन जिसने ताजमहल बनाया उस कारीगर का नाम किसी को भी पता नहीं। सोचना जरूरी है। कितने लोग सोचते हैं कि वो कामयाब होकर रहेंगे। आधा हाथ खड़ा कर रहे हो तो मैं आधा कामयाबी मानूं या पूरी मानूं? पूरी। दोनों हाथ खड़ा कीजिए और एक बार अंदर से चिल्लाइए, भगवान तक आवाज पहुंचाइए कि मेरे को कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। हेलो, चलो बात करते हैं। अगर आप तैयार हैं तो बहुत आसान है हर चीज अरेंज करना। मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, से सारे पढ़े लिखे लोग मेरी टीम में अरेंज किया जा सकता, क्योंकि सोचना पहले जरूर। मुझे बताया कि धीरू भाई अंबानी को एक दिन इंटरव्यू में पूछा कि आपकी अमीरी का कारण क्या है, आपकी कामयाबी का कारण क्या है। तो धीरू भाई अंबानी ने बोला, भारत सरकार। पत्रकार को हंसी आ गई, भारत सरकार क्यों? तो धीरू भाई अंबानी ने कहा कि भारत सरकार हर साल अखबार में वैसे निकाल देती है कि कौन मेरिट में आया है, तो मुझे पता चल जाता दिमाग इसी के पास है, मैं उसी को लेकर आ जाता हूं मेरे पास और उसी से पूछता हूं कमाना कैसे, बताना। हेलो, आईआईटी खड़गपुर केमिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच स्टूडेंट से जो टॉपर था उसको धीरू भाई अंबानी ने लिया। उससे पूछा कितनी सैलरी चाहिए, उसने कहा 4 लाख। तो धीरू भाई अंबानी एड़ा बनकर पेड़ा खाने वाला आदमी था। एड़ा मतलब पागल, पेड़ा खाने का होता, आपको पता है। एड़ा बनकर पेड़ा खाना उसे कहते हैं कि कोई आदमी पेड़ा खा रहा है तो उसके पास जाना और पूछना क्या है ये, अच्छा खाने का है क्या, बताना देखे और खा जाना। एड़ा बनकर पेड़ा खाना धीरू भाई अंबानी को आता था। तो धीरू भाई अंबानी को उसने बोला कितना चाहिए, तो उसने कहा 4 लाख। तो धीरू भाई अंबानी ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसने 40 लाख सुना। कितना बोला? 40 लाख। 40 लाख नहीं देंगे, 38 लाख ही देंगे। आओ, 4 बोला, 38 मांगा। हेलो, धीरू भाई अंबानी दिमाग ब्लॉक कर देता और उसी 40 लाख वाले को कहता था कि 40 लाख रुपए पर मंथ दे दिए, दुनिया में तुझे कोई नहीं देगा।
गाड़ी बंगले नौकर चाकर दे दिए, दुनिया में कोई नहीं देगा। दुनिया की सारी सिक्योरिटी मैंने दे दी है, 40 लाख रुपए तुझे दे दिए हैं। अब 400 करोड़ रुपए साल के कैसे कमाने हैं तू बताएगा, अगर नहीं बताएगा तो तेरे को लात मारूंगा। वो और बहुत पढ़ा लिखा आदमी धीरू भाई अंबानी के लिए काम करना चालू करता था। धीरू भाई अंबानी केवल उसको मैनेज किया करता था। धीरू भाई अंबानी क्यों अमीर बन गया? क्योंकि सारे पढ़े लिखे लोगों ने उसे बताया कि दो हाथों से, एक जबान से, दो कानों से, दो पैरों से और 24 घंटे के वजह से दुनिया में कोई कामयाब हो ही नहीं सकता। क्या रूल है? सोचो, 2 कान, 2 आंख, 1 नाक, 1 जबान, 2 हाथ, 2 पैर और 24 घंटे दिन के, कोई कामयाब हो ही नहीं सकता। कामयाबी का एक ही तरीका है, इनकी संख्या बढ़ाओ। 2 के हजारों हाथ करो, 2 आंखों की हजारों आंखें करो, समय को 24 को करोड़ों का करो, तब होगा। तो धीरू भाई अंबानी ने क्या किया? 10,000 पेट्रोल पंप खोले। अब 10,000 पेट्रोल पंप किसका पेट्रोल बेचते थे? धीरू भाई अंबानी का। किसका पेट्रोल बेचते हैं? 10,000 लोग ही बेचते ना पेट्रोल पंप, तो धीरू भाई अंबानी का। बेचता कौन है? 10 लाख, 10,000 लोग। तो 10,000 लोग अपने लिए तो काम कर रहे हैं, लेकिन उसका पेट्रोल बेच रहे हैं, तो धीरू भाई अंबानी का भी काम हो रहा कि नहीं हो रहा? तो धीरू भाई अंबानी के पास पहले 2 हाथ थे, अब कितने हाथ हैं? कितने? 10,000 कहां है? 20,000। एक आदमी के 2 हाथ होते हैं, भूल गए क्या आप? कितने हाथ हैं? 20,000। गलत, 20,000 दो खुद के भी तो आप भूल जाते हैं। 20,000 2 हाथ है धीरू भाई अंबानी के पास। तो अब धीरू भाई अंबानी के पास आंखें कितनी हैं? उतनी 20,000 2। और नाक कितने हैं? 10,000। 20,000 2 बोल दिया। अरे भाई, नाक एक ही होता है। हेलो, समझो बात को यार, थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाओ ना। 10,000 एक नाक हो गए ना, यानी उन्होंने संख्या बढ़ा दी। अब धीरू भाई अंबानी के पास 24 घंटे थे और 10,000 आदमियों के पास भी 24 घंटे थे। तो धीरू भाई अंबानी के पास कितने घंटे हो गए? यानी सिंपल सी बात है, जब तक मल्टीपल ऑफ टाइम नहीं करेंगे, मल्टीपल ऑफ हैंड नहीं करेंगे, तब तक अमीर नहीं बन सकते। दुनिया में कोई भी अमीर है तो मल्टीपल करने की वजह से है। टोयोटा अगर नंबर 1 है मोटर्स के अंदर, तो टोयोटा के 57,000 डीलर है पूरे वर्ल्ड में। 57,000 इंटू 250 आदमी रात दिन टोयोटा की गाड़ियां बेचने का काम करते हैं, इसलिए टोयोटा अमीर है। सैमसंग अगर टॉप पर है, साउथ अफ्रीका की कंपनी, तो करोड़ों डीलर है सैमसंग के जो मोबाइल बेचने का काम करते हैं, इसलिए सैमसंग टॉप पर है। जब तक नेटवर्क नहीं बनता तब तक कोई टॉप पर जा ही नहीं सकता। दुनिया में कोई भी आदमी टॉप पर है, चाहे वो नरेंद्र मोदी ही क्यों ना है, बिना नेटवर्क के टॉप पर नहीं जा सकता। अगर नरेंद्र मोदी चुनाव लड़े और यहां पर उसकी सत्ता ना हो, यहां पर उसके कार्यकर्ता ना हो, तो जीतेगा क्या? वो नहीं जीतेगा। इसका मतलब दुनिया में टॉप पर जाना है तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा, और कोई तरीका ही नहीं है टॉप पर जाने का। दोनों हाथों से कितना भी काम करो, 24 घंटे में कितना भी काम करो, पेट भरने से ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे, अच्छी जिंदगी जीने से ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। करोड़पति तो कभी भी नहीं बन सकते, अमीर तो कभी भी नहीं बन सकते। अमीर बनने के लिए नेटवर्क बनाना पड़ेगा। मुझे बात समझ में आ गई। मैंने कहा ग्रेट सर, मुझे भी नेटवर्क बनाना है। तो उसने कहा रुक 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 रुक, इतनी जल्दबाजी मत कर। इस नेटवर्क का एक माइनस पॉइंट है। वो क्या माइनस पॉइंट है? इस नेटवर्क का माइनस पॉइंट है कि अमीर एक ही बनता है। धीरू भाई अंबानी अमीर बन गया, सारे पेट्रोल पंप वाले अमीर नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि पेट्रोल पंप वाले तेल धीरू भाई अंबानी का बेच रहे हैं, खुद का नहीं बेच रहे। अगर अमीर बनना है तो सिंपल सा तरीका है। अभी धीरू भाई अंबानी का पेट्रोल पंप अगर मौर्य साहब मैं आपको दे दूं, मैं धीरू भाई अंबानी हूं, मैंने आपको पेट्रोल पंप दे दिया, रावत साहब आपने रावत साहब को दे दिया, रावत साहब ने किरण पाल जी को दे दिया, किरण पाल जी ने इनको दे दिया। ऐसे दे सकते हो क्या पेट्रोल पंप? हेलो, दे सकते हो क्या? नहीं। जैसे मैं मुकेश अंबानी, मैंने आपको पेट्रोल पंप दे दिया, तो आप मेरे से बिना पूछे अपने साले को पेट्रोल पंप दे पाएंगे क्या कभी? किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? परमिशन क्या, पूरी तरीका ही अपनाना पड़ेगा। आपको फिर एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी साले की, मेरी इच्छा है तो दूंगा, नहीं इच्छा है तो नहीं दूंगा। यही तरीका है। यानी अमीर सिर्फ एक ही बनेगा जो नेटवर्क बनाएगा। लेकिन नेटवर्क में अमीर ट्रेडिशनल जो तरीका है उसमें एक ही अमीर बनता है, बाकी सब लोग उसके लिए काम करते हैं। थोड़ा सोचो कि तरीका बदल जाए।
तरीका बदल जाए। तरीका ऐसे बदल जाए कि मैंने आपको पेट्रोल पंप दिया और शर्त लिख दी कि मेरे से पूछने की जरूरत नहीं अपने साले को देने के लिए, तो आपने अपने साले को पेट्रोल पंप दे दिया, ठीक है। तो अब मेरा नेटवर्क कौन है? आप भी मेरे नेटवर्क में है और आपके साले भी मेरे नेटवर्क में है, लेकिन आपके नेटवर्क में कौन है? आपका साला आपका नेटवर्क है, ठीक है। आपके साले ने इनको नेटवर्क में डाल, यानी इनको भी पेट्रोल पंप खुला दिया, तो मेरा नेटवर्क में कितने लोग हैं? साला साला साला, ठीक है। इनका नेटवर्क कितना है? साला साला। इनका नेटवर्क क्या है? साला। अब इन्होंने इनको दे दिया तो मेरा नेटवर्क क्या है? साला 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 साला। इनका नेटवर्क क्या है? साला साला साला। इनका नेटवर्क क्या है? साला साला। इनका नेटवर्क है साला। अब सारे साले सब सालों को नेटवर्क में डाल देंगे तो कौन सा साला बच जाएगा? हेलो, समझो बात को। मैंने कहा सर ऐसे पेट्रोल पंप दे दो तो मजा आ जाएगा। उसने कहा यही तो आरसीएम है। आरसीएम में जब आप नमक लेते हो तो कंपनी से नहीं पूछना पड़ता पड़ोसी को दूं कि नहीं दूं। आप मर्जी आए जिसको दे सकते हैं, जिसको दिया वो भी किसी को दे सकता है, जिसको दिया वो भी किसी को दे सकता है। जिस दिन समझ गए इस चीज को तो तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा अमीर बनने से, क्योंकि तुमने अपना नेटवर्क कायम करना चालू कर दिया है। और नेटवर्क एक दिन में नहीं बनता। नेटवर्क के लिए रिजेक्शन झेलने पड़ते हैं, नेटवर्क में लोगों के नखरे झेलने पड़ते हैं। लेकिन आज के 22 साल पहले हमने चालू किया था। एक छोटी सी कहानी बताई गई थी अपलाइन के द्वारा, द पैराबल ऑफ पाइपलाइन। थोड़ा सा चेंज करता हूं तो आपको समझ में आएगा। राजस्थान का एक गांव 500 साल पुराना गांव, पानी की बहुत कमी थी, लोग पैसा कमाना चाहते थे। पीने का पानी 5 किलोमीटर पर मीठे पानी की झील थी, वहां से सारी महिलाएं पानी लाती थी, तब जाके पीने का पानी अरेंज होता था। जमीन में खारा पानी निकलता था, सारी महिलाएं पानी लेने जाती थी। गांव के 2 बच्चे जवान हुए, दोनों पे दबाव आया कि कुछ करो परिवार के लिए। दोनों बच्चों ने सोचा क्या करें, तभी उनके दिमाग में आइडिया आया क्यों ना पानी का बिजनेस करते हैं। महिलाएं जाकर आए, उससे पहले हम बाल्टी भर के लेकर आ जाते हैं, चौराहे पर खड़े होकर बोलेंगे इतनी दूर जाने से क्या फायदा, 1 पैसे में यही ले लो। और धीरे धीरे उनका पानी बिकने लगा, लोग बाग उनका पानी खरीदने लगे, वो पैसे वाले बनने लगे। तभी जो ही पैसे वाले बनने लगे, गांव के दूसरे बच्चों को भी पता चल गया, उन्होंने भी पानी लाना चालू कर दिया। अब पानी लाने वाले 100 आदमी हो गए, गांव के सारे लोग ही पानी वहीं से खरीदने लगे। गांव का कल्चर ही बदल गया। जब 100 आदमी किसी एक कारोबार में आ जाते हैं तो कंपटीशन पैदा हो जाता है। पहले 1 पैसे में 1 बाल्टी पानी मिलने लगा, अब 1 पैसे में 2 बाल्टी पानी मिलने लगा। सब लोग कहते थे मेरा खरीद लो, मेरा खरीद लो, कंपटीशन पैदा हो गया। जब पहले बच्चे को ये बात पता चली तो बच्चे ने कहा यार तो मैं फंस गया, एक दिन मैं तो पानी लाना बंद कर दूंगा, एक दिन तो मेरी कमर झुक जाएगी, एक दिन तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, फिर पानी कौन लाएगा। उसने कहा कुछ नया करना पड़ेगा। दूसरे बच्चे को उसने बोला क्या करें, तो उसने कहा क्यों ना 5 किलोमीटर दूर मीठे पानी की झील है, वहां से हम पाइपलाइन ही लगा दें। अब 500 साल पुराने पहले कोई जेसीबी मशीन तो नहीं होती थी, कोई ट्रैक्टर तो होता नहीं था। 5 किलोमीटर दूर जाना और पहाड़े से खोदना पाइपलाइन को संभव नहीं। सब लोग उसके ऊपर हंसने लगे, सब हंसने लगे। लेकिन उसने कहा कि अगर मैं खोदना चालू करूंगा ना तो एक दिन में अगर मैं थोड़ा सा भी खोदूंगा, 1 फीट भी खोदूंगा तो 1 फीट तो पानी नजदीक आएगा ना, और अगर 1-1 फीट करता जाऊंगा तो एक दिन पाइपलाइन डलेगी। लोग बात कहते थे पागल है, पूरा जीवन निकल जाएगा। लेकिन उसने खोदना चालू कर दिया, ठीक आप ही की तरह आरसीएम चालू कर दिया। उसके ऊपर लोग हंसने लगे। क्या तुम्हारे ऊपर लोग हंस नहीं रहे? सेम टू सेम ही तो हो रहा है। उसने कानून चालू किया, उसके ऊपर भी हंसने लगे कि ऐसा कभी होगा नहीं, तेरे बाप ने कभी किया क्या, तेरी माँ ने कभी किया क्या, ऐसा कभी हो सकता है क्या। लोग एग्जाम्पल देते थे। लेकिन उसने खोदना चालू रखा, खोदता गया, खोदता गया, खोदता गया। लोग बाग भूल ही गए क्योंकि पागल हो गया, ये रोज ही जाता है। तो जब आरसीएम की साड़ी पहनकर, आरसीएम की टाई पहन के घर से निकलते हो तो थोड़े दिन तक तो परिवार वालों ने, थोड़े दिन तक तो पड़ोसी ने घूर कर देखा होगा तुम्हें। लेकिन तुम जब रेगुलर ऐसा करते हो तो वो कहते हैं भाड़ में जाए तो रोज ही करता है। हेलो, उसको भी ऐसे ट्रीट करने लगे। अब वो जाता था तो कोई उसे आश्चर्य से देखता ही नहीं था, वो जा रहा है, पागल आदमी जा रहा, पता नहीं जाकर खोदेगा। लेकिन खोदता गया, खोदता गया। 2 साल में वो 1 किलोमीटर पाइपलाइन को नजदीक लाया। 1 किलोमीटर खोद दी उसने 2 साल में। जस्ट लाइक रॉयल्टी। जब आप रॉयल्टी पे पहुंचते हो ना तब पड़ोसी कहते हैं हो तो सकता है,
पहले क्या कह रहे थे, हो ही नहीं सकता, अब क्या कह रहे हैं, हो तो सकता है। फिर वो कहते हैं एक मेरी ज्वाइनिंग भी डाल दो। अब बहती गंगा में हाथ धोना चालू करते हैं क्योंकि वो आपकी कामयाबी देखते। गांव में भी दो तरह के आदमी हो गए, कुछ लोग आशावादी थे, उन्होंने कहा हो तो सकता है, और कुछ लोग कहते हैं हो ही नहीं सकता, अभी भी यही कह रहे थे। लेकिन उस बच्चे ने खोदना चालू रखा, खोदना चालू रखा, खोदता गया, खोदता गया, खोदता गया, और 10 साल में पाइपलाइन कंप्लीट। 10 साल में गांव में पानी आ गया सीधा पाइपलाइन के। अब क्या हुआ, उस बच्चे ने एक पोस्टर बनाया, उस पर लिखा, भाई और बहनों, 1 पैसे में 1 बाल्टी खरीदने की जरूरत नहीं है, महीने के 5 पैसे दो और अनलिमिटेड पानी ले जाओ। 100 के 100 बेरोजगार, एक ही दिन में 100 के 100 बेरोजगार हो गए। और ये एक ट्रेडिशनल बिजनेस की कहानी है। एक टेक्नोलॉजी आती है, सब बेरोजगार हो जाते हैं। आज के 25 साल पहले एसटीडी पीसीओ बहुत अच्छा चलता था, मोबाइल आया, एसटीडी पीसीओ ही गायब। हेलो, आज के 25 साल पहले पेंटर का बहुत बोलबाला होता था, एक फ्लेक्स मशीन आई, सारे पेंटर गायब। अब थोड़े दिन बाद ड्राइवरलेस एक्सीडेंट प्रूफ कार आ रही है, जो लॉन्च हो रही है, जो बन चुकी है। सारे ड्राइवर गायब होने वाले हैं पृथ्वी पर। और तुम जिस काम को करते हो, तुम इस चीज में मत रह जाना कि हम तो बने रहेंगे। वो कैशियर जिसे गर्दन उठाने की टाइम नहीं था, सारे बड़े बड़े करोड़पति उस कैशियर के सामने हिलते थे क्योंकि वो लाइन में खड़ा रखता था सबको और एक एक नोट गिनता था। एक ट्रेलर मशीन आई, कैशियर गायब। एक एटीएम आया, कैशियर गायब। इतने कर्मचारी बैंक में होते थे, धीरे धीरे खटते जा रहे हैं। अरे जरूरत ही क्या है। थोड़े समय बाद एक भी मैनेजर रह गई नहीं, एक भी आदमी पूरे ब्रांच में रह गई नहीं। आपको जो चाहिए खुद करके रह जाओ। और ये बात के बाद कोई ब्रांच रहेगी ही नहीं, कोई ब्रांच रहेगी नहीं। क्यों जाना है बैंक में, क्या करते हो? वो सारा काम अगर आपका घर पे हो जाए तो बैंक जाने की क्या जरूरत है। आप बैंक में पैसा निकालने जाते हो, एक एसएमएस करो, कोड एसएमएस करो, और आपके घर पे एक आदमी आ जाएगा 5,000 रुपए लेकर, सर्विस चार्ज लेगा, आपको जाना ही नहीं। आप क्या करते हो, पैसे जमा कराने जाते हो ना, पैसा जमा हो जाएगा, जहां पर आप मशीन है वहीं पे जमा करो। किसी को पैसा ट्रांसफर करना है, ऑनलाइन कर दो। बैंक में जाना क्यों? लोन लेना है तो अर्जी दे दो ना, कागज भर्ती कर दो, बता देंगे लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दुनिया इतनी तेज गति से बदलाव कर रही है कि तुम गर्व कर रहे हो ना जिस जॉब पर, तुम कब गायब हो जाओगे इस पृथ्वी से तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। लेकिन दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग इसलिए चलेगी क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट है इंसान। इंसान से बनती है डायरेक्ट सेलिंग, और जब तक पृथ्वी पर इंसान रहेगा तब तक डायरेक्ट सेलिंग चलने वाली है। इस चीज को समझिए। आज के 22 साल पहले 26,000 की इनकम को छोड़कर इस बिजनेस में मूर्ख आदमी की तरह नहीं आया मैं। एक चीज को एनालिसिस किया, ऐसा हो सकता है। जब मैंने अपने आप को प्लस माइनस किया तब हमें समझ में आया। बहुत अच्छी स्लिप आई है, आपके लिए बहुत खुशी का विषय है। यहां पर लिखा है कि अगस्त मुनि में सेमिनार अटेंड करने वाले सभी लोगों का खाना मेरे घर पर। तो बधाई हो आपको, सबको खाना मिल रहा है, लेकिन उसने एड्रेस नहीं लिखा है कहां, तो आपके हिसाब से देखिए। कार का नंबर है 5950। जिसने जाम लगा दिया है, पुलिस पहुंच गई है कार को उठाने के लिए, तो जिसकी भी गाड़ी है तुरंत उठा ले यहां से, है ना, ये लिखा हुआ है इस पर्ची पे। अब क्या हुआ कि पानी जब लगने लगा तो अब उसको इनकम कैसे आने वाली, नोट दिस पॉइंट। 5 मिनट में सेमिनार खत्म कर रहे हैं, कैसे इनकम आने लगी। अब उसने ऐसे चेयर बना ली और एक नल लगा दिया यहां पर। अब गांव के लोग आते थे, वो यूं करता था, पानी को चालू तो टैक, और इनकम आने लगी धड़। अब गांव का कोई भी आदमी बिना पैसे दिए उससे जा ही नहीं सकता था। गांव में अगर पानी पीना है तो बिना रोल्टी दिए जा ही नहीं सकते, क्योंकि गांव में पानी एक ही आदमी के पास था, क्योंकि वो ही रोल्टी अचीवर था। अब उसे इनकम कैसे आती थी? यूं यूं करो अपने हाथ को ऐसे, सब लोग करो ऐसे एक हाथ को। कैसे इनकम आती थी? बस पूरे दिन में यूं करता था, उसको कोई काम ही नहीं था। वहां आ जाता था, इनकम आना चालू। वो सिर्फ यूं यूं करता था, इनकम आती थी। ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ इनकम आती थी। एक दिन उसने सोचा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब ऑन ऑफ कौन करेगा? फिर तो लोगों पे निर्भर रहना पड़ेगा ना।
तो उसने दूसरी स्कीम बनाई, उसने बोर्ड बनाया, उसने कहा भाइयों और बहनों, अब क्योंकि वो रोल टीचर टेक्निकल टीचर बन चुका था, रूबी स्टार बन चुका था, अब उसकी टीम में बहुत सारे आदमी थे, अब उसे खुद को काम नहीं करना था, अब उसको खुद को पाइपलाइन नहीं बनानी थी, अब तो खूब सारे लोग उसका साथ देने के लिए तैयार थे, क्योंकि टीम में बहुत सारे आदमी थे, योगेंद्र आदमी के नीचे बहुत सारे आदमी हो गए ना। लेकिन शुरुआत में क्या योगेंद्र जी बहुत प्रॉब्लम आई होगी ना, घर घर घूमना पड़ा होगा ना, कितने रिजेक्शन झेलने पड़े होगा ना, हर आदमी तुम्हें ना कहता होगा ना, सब लोग कहते होंगे ना बच्चा है तू क्या करेगा, करता गया बन गया ना स्टार पर, हेलो, करता गया इसलिए बनता गया। योगेंद्र जी के बड़े भाई बैठे हैं, लेकिन चालू कर दिया इसलिए बन गए ना स्टार प्लेटिनियम। चालू कर दिया तो बन गए, अगर चालू नहीं करते तो बन जाते, कभी नहीं बनते। जरूरत क्या है चालू करने की, 2 साल तक चालू नहीं किया तो नहीं बने, चालू कर दिया तो बन गए। सिंपल से तो गणित है, चालू करना पड़ेगा, बाकी नहीं होगा कुछ भी, बोलना पड़ेगा। लोग मना करेंगे, करेंगे तो करेंगे, जो करेंगे वो करेंगे, जो यस करेंगे वो यस करेंगे, जो यस करके पाइपलाइन में आएंगे, जो नहीं करेंगे वो नहीं आएंगे, सिंपल सी गणित। एक दिन उसने सोचा ये मैं कब तक करूंगा, एक दिन तो बूढ़ा हो जाऊंगा ना, तो उसने पोस्टर बनाया, भाई और बहनों अब बार बार चौराहे पर आकर पानी खरीदने की जरूरत नहीं है, 10 पैसा महीना का दो, अपने घर में ही पाइपलाइन लगवा लो और खुद ही करो। अब भाई उसकी इनकम आने लगी कैसी, उसको कुछ करना ही नहीं था, वो घर पे जाकर सोता था, सब लोग अपने घर में ही, उसको इनकम आ रही है, उसको कुछ काम ही नहीं। अभी हमारी भी इनकम ऐसी ही आ रही है, कोई काम ही नहीं है और कोई डर भी नहीं है, कर्मचारी रखा ही नहीं है तो डर किस चीज का, कोई कर्मचारी है तो डर किस चीज का। आपकी दुकान पे कर्मचारी है, वो भाग जाएगा ये डर रहता है ना, लेकिन हमें तो डर ही नहीं है। क्यों डर नहीं है? क्योंकि हमारे नीचे कोई कर्मचारी नहीं है, सब मालिक ही मालिक है। मौर्या साहब, कभी आपके दिमाग में तो नहीं आता ऐसा कि काम करना जरूरी है, नहीं तो मुकेश जी के बच्चे क्या खाएंगे? ऐसा तो दिमाग में नहीं आता। आप तो अपने लिए काम कर रहे हो। आप जब अपने लिए काम करते हो मैडम, तो आपको इनकम आती है, और आपके काम करने से मुझे इनकम आती है, दैट इज रॉयल्टी। थोड़ा सोचो कि पड़ोसन रोटियां बनाए और आपकी भूख मिट जाए, कितना मजा आए। हेलो, हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है, हमारे पास कोई काम ही नहीं है, खाओ पियो ऐश करो, 1 महीना लंदन घूमने जाओ, 3 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया घूमने जाओ, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और जब भी थोड़ी तबीयत खराब हो जाए और गला बैठ जाए तो यहां पर आके चिल्ला लो आपके सामने। हेलो, यही हमारा काम है, कोई काम ही नहीं, दूर दूर तक कोई काम ही नहीं। पाइपलाइन कंप्लीटेड, और मेरा बच्चा जिसके दोनों कान नहीं है, दोनों आंख नहीं है, नाक नहीं है, मुंह नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, फिर भी उसकी इनकम को कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, क्योंकि उसके नीचे आप काम कर रहे हैं और आप मेरे बच्चे के लिए काम नहीं कर रहे। ये भी क्लियर है। दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी। और ये सिक्योरिटी किसी बिजनेस में आ ही नहीं सकती सिवाय आरसीएम में। क्यों? क्योंकि आरसीएम क्यों करना, इसे समझना जरूरी है। R फॉर इंडियन रेट, C फॉर इंडियन कल्चर, M फॉर इंडियन मेंटलिटी की पूरी इकलौती दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में हिंदुस्तान की यह पहली कंपनी। जिस कंपनी ने सोचा कि गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के प्रोडक्ट लेकर आएंगे जो डायरेक्ट सेलिंग में कोई लेकर नहीं आया। जिस कंपनी ने सोचा कि उस रेट के प्रोडक्ट लेकर आएंगे जिसे आम आदमी इंसान इस्तेमाल कर सके। दुनिया की सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां पर्टिकुलर एक ग्रुप को टारगेट करती है, कोई अमीरों को टारगेट करती है, कोई मिडिल क्लास को टारगेट करती है। पूरी दुनिया में आरसीएम एक ऐसी कंपनी है जो गुड मॉर्निंग से लगाकर गुड नाइट तक टारगेट करती है, गरीब से गरीब लगाकर केले वाले से लगाकर करोड़पति तक को टारगेट करती है। न्यूट्रिशन के कारोबार में टॉप के टॉप प्रोडक्ट लाती है, लेकिन साथ में 17 रुपए 18 रुपए किलो का नमक भी लाती है, 10 रुपए का नहाने का साबुन भी लाती है, 10 रुपए की नमकीन भी लाती है। दुनिया के इतिहास में कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो तो बताइए जो 10 रुपए का प्रोडक्ट लेकर आती हो। संभव है, इसलिए आरसीएम से परे कुछ नहीं है। अगर आपने आरसीएम करने की सोच लिया तो तुम्हारी कामयाबी फाइनल है, अमीर बनना फाइनल है, लेकिन शुरुआत करनी पड़ेगी। कितने दिन में फाइनल होगा ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि ये आपकी स्पीड पे पता करता है, स्पीड पे निर्भर करता है। एक ऋषि मुनि चौराहे पर खड़े थे, एक आदमी दौड़ता दौड़ता आया, उसने ऋषि मुनि से कहा, सर राम मंदिर जाना है, कितना टाइम लगेगा? ऋषि मुनि कुछ बोले ही। उसने सोचा कि थोड़ा ज्यादा सुनते होंगे,
थोड़ा तेज बोला कान में जाकर, सर राम मंदिर जाना है, कितना टाइम लगेगा? ऋषि मुनि कुछ बोले ही नहीं। उसे लगा कि साला ये बहरा है कि नाटक कर रहा है। वो तेज उछलकर कान में के पास जाकर बोला, अरे भाई बता ना, राम मंदिर जाना है, कितना टाइम लगेगा? ऋषि मुनि कुछ बोले ही नहीं, चुप। उसने सोचा कि ये पागल आदमी बहरा है और अंधा भी है, आंख भी नहीं झपका रहा। उसने कहा चल बाढ़ में गया। वो तेज गति से चलने लगा, जो कि 10 कदम चला, ऋषि को ने कहा रुक 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 रुक, 15 मिनट लगेंगे। उसने कहा महाराज 3 बार में गला सूख गया, 15 मिनट लगेंगे ये पहले भी बता सकते थे। तो महाराज ने कहा उससे पहले तेरी स्पीड का मुझे आइडिया नहीं था, तो मैं बता नहीं सकता था कि कितने मिनट में पहुंचे। अब तुम कब रॉयल्टी में पहुंचोगे मुझे पता नहीं है। जो फुल टाइम करते हैं वो 1-1 साल में रॉयल्टी टीचर बन जाते हैं, जो फुल टाइम करते हैं वो 5-5 साल में स्टार रूबी बन जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जो पार्ट टाइम करते हैं वो नहीं बनते। हमारे आर.के. सिंह साहब हैं, जो पार्ट टाइम काम किया और वो 15 साल में बन गए, स्टार रूबी गोल्ड लीडर बन गए। तो पार्ट टाइम करने वाले भी बनते हैं, फुल टाइम करने वाले भी बनते हैं। पार्ट टाइम में ज्यादा टाइम लगता है, फुल टाइम में कम टाइम लगता है। लेकिन फुल टाइम आप करते हो तो घर की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। आरसी में शुरुआत में 500 का चेक किया था। तो आपको डिसाइड करना है कि फुल टाइम करना है कि पार्ट टाइम करना है। एक आदमी को मैं प्लान बता रहा था, 50 साल का आदमी था। मैंने कहा भाई साहब अगर पार्ट टाइम भी आप करोगे ना तो रिटायरमेंट तक आप स्टार रूबी बन जाओगे। वो रिटायरमेंट के बाद रिटायरमेंट के तो मैं सर जब आप स्टार रूबी बनाओगे तो मैं स्टार रूबी बनाओगे तब तो मैं 60 साल का हो जाऊंगा, क्या फायदा? मैंने कहा तू कुछ भी मत कर, फिर भी 10 साल बाद 60 का ही होगा, कर ले। तू क्यों सोच रहा कितने साल का होगा? तेरी जिंदगी तो चल ही रही ना भाई, तो कर ले, करके चलना, बिना करे क्यों चल रहा है? समझ बात को। इसलिए करना जरूरी है। आर फॉर इंडियन राइट, सी फॉर इंडियन कल्चर, एम फॉर इंडियन मेंटालिटी। 3 काम करने, भूल मत। पहला यूज द प्रोडक्ट, दूसरा सेल द प्रोडक्ट, तीसरा बिल्ड द नेटवर्क। इस बिजनेस में कामयाब होना है तो कट्टर बनना सीखो। कट्टर जिसे कहते हैं इमोशन के साथ जुड़ना। एक समझदार आदमी किसी लड़की से प्यार कर सकता है क्या? समझदार आदमी प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि प्यार के बाद की बातें सुनेगा ना तो फिर वो कर ही नहीं पाएगा। भाई प्यार करूंगा तो इसके बाप को पता चलेगा, इसको बाप को पता चलेगा तो वो खड़ूस है, आधा पागल है, वो साला गर्दन भी उड़ा सकता है। अगर समझदार आदमी ये सब सोच ले तो फिर वो प्यार कर पाएगा? ये समझदारों का बिजनेस नहीं है, ये पागलों का बिजनेस है। पागल। अगर पागल बनने के लिए तैयार हैं तो बोलो ये। दीवाना, पागल दीवाना बनोगे, सारी चीजें आपके पास आएगी। दिमाग लगाओगे तो फिर नौकरी मिलेगी 25,000 की। बोलो दिमाग लगाना है कि पागल बनना है? और पागल आदमी जो है ना वो भाई अपनी मां को कोई भी कहानी कह दे साला गर्दन उतार के आ जाए उसकी। ये कट्टरपन होता है। आरसीएम मतलब मेरी मां। और जब मेरी मां की बात आती है ना तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। वो ये नहीं कहता ये सर मैं ना सब कुछ ले लूंगा लेकिन साबुन नहीं लूंगा। वो क्या क्यों नहीं लेगा साबुन? सर 2 पहले ही पड़ी है घर पर। कितना जल्दी कॉम्प्रोमाइज कर लिया क्योंकि 2 पहले पड़ी है। मां के लिए आप इतना कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं क्या कभी? क्योंकि वहां कट्टर है मां के प्रति। एक आदमी कहता भाई साहब मैं साबुन नहीं लूंगा बाकी सब ले लूंगा। मैंने कहा क्यों? हो गया यार साबुन पे ना ऐश्वर्या राय का फोटो आता है, आरसीएम की साबुन पे नहीं आता। मैंने कहा उससे क्या होता है? वो क्या सर नहाते वक्त ताजगी आ जाती है। मैंने कहा बेवकूफ, 2 रुपए का पोस्टर मिलता है, परमानेंट बाथरूम में लगा दे। साबुन तो आरसीएम, इसमें क्या ये क्या पागलों जैसी बात कर रहा है? ऐश्वर्या राय का फोटो आता है, ऐश्वर्या राय का फ्री में फोटो लगवाती है, करोड़ों रुपए लेती है तुम्हारे जेब से, तब फोटो लगता है। इन चीजों से प्यार करेगा। एक कहता भाई साहब मैं ना आरसीएम के सारे प्रोडक्ट लूंगा लेकिन 2 महीने बाद। क्यों? 2 महीने तक तो मेरा भी पुराना वाला साबुन चलेगा। मैंने कहा बेवकूफ, तेरी सारी टीम ऐसे सोच लेगी ना तो जिंदगी भर तेरा साबुन कभी फ्री नहीं होगा। और तू आज के आज साबुन को फेंक देगा तो तेरी जिंदगी में जितने भी साबुन होंगे वो सब फ्री होंगे आरसीएम की तरफ से। किस पे ध्यान लगा रहा है? किस पे ज्ञान लगा रहा है?
इंस्टेंट चीजों को छोड़ नहीं पा रहा, इसलिए कोई परमानेंट चीज तेरे पास आ नहीं रही। तरीका बताऊं, आज ही 100% प्रोडक्ट यूज होना चाहिए। 2 साबुन जो घर पे बच गई ना, उसको ट्रे में सजाओ, कपड़ा नीचे लगाओ, उस पर 2 साबुन सजाओ और सीधा पड़ोसी के पास जाओ। पड़ोसी भी लक्स साबुन से ही नहाता है, तो पड़ोसी से क्या कहना है, बहन जी मुझे पता है आप भी लक्स साबुन से नहाते हो, और ये लक्स साबुन 36 रुपए की एक आती है, क्योंकि अब मेरे पास अच्छा साबुन आ गया है तो मैं इससे नहा नहीं पाऊंगा, प्लीज ये साबुन आप रख लो 4 रुपए डिस्काउंट में। पड़ोसन घूर के देखेगी आपको, 4 रुपए का डिस्काउंट क्यों दे रहा है। वो ज्यादा सोचे तभी तक रेट गिरा दो, 10 रुपए डिस्काउंट दे। वो और ज्यादा सोचे तो 15 दे दो, और ज्यादा सोचे तो फ्री में रख के आ जाओ। तुम साबुन उसके घर पे रख के आओगे, वो तुम्हारे पीछे पीछे वापस तुम्हारे घर पे आ जाएगी। तुम्हारे पास ऐसा कौन सा साबुन आ गया जो इससे अच्छा है? समझा दो आरसीएम का प्लान। हेलो, 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज, और दीवानों की तरह मेरे को देखेंगे तो जूते आरसीएम, सॉक्स आरसीएम, कोट आरसीएम, कपड़े आरसीएम, अंडरगारमेंट्स आरसीएम, नाश्ता आरसीएम। और सर ने हमारे को खाना खिलाया घर पर, नाम भूल गया, क्या नाम है आपका? सूरज सिंह जी ने, सूरज सिंह ने घर का खाना खिलाया, और यहाँ के लोकल सब्जियां, है ना, हमें कभी जिंदगी में मिल नहीं सकती, ये रिलेशनशिप मिल नहीं सकता। सूरज सिंह जी को सैल्यूट करते हैं। जब आएंगे ना भीलवाड़ा, तब आपको बताएंगे कि हम क्या चीज है ना। हेलो, 0505 गाड़ी 0505 फंसी हुई है, वो आपको फंसाने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। इससे पहले वो आपको फंसाए, आप अपनी गाड़ी को वहां से हटा लें, चक्कर पड़ेगा ना। 0505 आपकी है तो तुरंत हटा लें, तुरंत, क्योंकि उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो दीवाने बन सकते हैं। हाथ में पेन लो, आपका पेन अगर आपके हाथ में तो लो। अब देखो ये आरसीएम का है क्या, देखो देखो देखो, आरसीएम का नहीं है तो लो और तुरंत मेरे पास भेज दीजिए स्टेज पर, तुरंत अभी का। और फिर दिमाग लगाओ तो मुझे मत कहना मैं तो चला जाऊंगा यहां से। आज और अभी से छोड़ सकते हैं तो छोड़ दो। अगर सबके पास आरसीएम के पेन है तो मैं सैल्यूट करता हूं आपको, फिर आपकी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता। और अगर नहीं है तो फेंक दो। है आपके पास आरसीएम का? नहीं है। कितने लोगों के पास आरसीएम का नहीं है? कितने लोगों का आरसीएम का नहीं? पेन नहीं है, फिर आने दो यार। पेन अभी नहीं है, अगर आपकी जेब में है वो आरसीएम का नहीं है तो मेरे पास चाहिए पेन। और आज से इसकी शुरुआत कितने लोग कर सकते हैं बताइए मुझे। हाँ लाइए, अगर आरसीएम का नहीं तो दीजिए, फेंक दीजिए। मतलब फेंकने का मतलब हम विद्या का नुकसान नहीं कर रहे हैं, हम इन सारे बच्चों को देंगे, पूरे ट्रस्ट चला रहे हैं हम, है ना। ये सारे बच्चे जो गरीब बच्चों को देंगे, लेकिन अगर ये पेन आपके पास है ये आपको अंधा कर देगा। इस पेन को जब आता है ना, ये लिखता है रोटो में, लिखते लिखते लव हो जाए। पेन वाले को ज्यादा होता है, करने वालों को नहीं होता, क्योंकि लाखों रुपए इस बात को बोलने का होता है। थैंक यू। तुरंत और आज और अभी से इस चीज को त्यागना है। इतना कट्टरपन है ना जितना मां के प्रति होता है। अभी तुम्हारी मां की अगर एक आंख भी नहीं है तो फिर दुनिया की कोई ताकत बोल सकती है कहानी है तुम्हारी मां? साला गर्दन उड़ा के आ जाएंगे। ये कट्टरपन उस मां के प्रति होती है, वो कट्टरपन हमारे पिताजी के प्रति होता है, वो कट्टरपन हमारे बच्चे के लिए होता है। और जब ये कट्टरपन होता है तो आदमी कामयाब होता है। तैयार? कितने लोग हैं? दोनों हाथ खड़ा करके। 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। घर में अगर एक भी प्रोडक्ट पाया गया, कसम है तुम्हारी मां की, तुम्हारे को या तो करना है तो करो, नहीं करना तो छोड़ो। क्यों टाइम खराब कर रहे हो? आधा काम नहीं करना किसी को। अगर नहीं ला सकते तो कोई बुरी बात नहीं है। दुनिया के कितने % लोग नहीं ला सकते हैं, तुम भी मत लाना, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फिर आरसीएम मत करो। आरसीएम करने से आप बदनाम करेंगे आरसीएम को, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो इनकम नहीं आएगी, और इनकम नहीं आएगी तो आप अपने पड़ोसी को कहोगे मैं इतने समय से आरसीएम कर रही हूँ, मुझे इनकम नहीं आई है। तो भाई बदनाम तो आरसीएम होगा ना। तो आपको क्या अधिकार है आरसीएम को बदनाम करने का? या तो 100% प्रोडक्ट यूज करो, इनकम आएगी, बाकी नहीं आएगी। सिंपल सा ना, ये 3 काम करने हैं। और देखिए आरसीएम क्यों करना है, इसके सीधे सी गणित को समझिए ना आप, सीधे सी गणित को समझिए। हर आदमी के जीवन की ये बोतल है जिसे बोलते हैं खानदानी बोतल। हम लोग पैसा कमाते हैं, बोतल में डालते हैं। बोतल कभी बढ़ती नहीं, क्योंकि बोतल के नीचे खर्चों के छेद होते हैं। सारा खर्चा जो ही हम बोतल में डालते हैं खर्चा हो जाता है,
क्योंकि खर्चों के नीचे छेद होते हैं, एजुकेशन फीस, ये फीस, वो फीस, खाना खर्चा, ये वो, राशन पानी। पैसा कमाते हैं, बोतल खाली बढ़ती नहीं, बढ़ जाती है तो अमीर बन जाते हैं। कुछ लोग बचत करते हैं 2-3 हजार रुपए और बोतल को धीरे धीरे बढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन इमरजेंसी छेद खुलता है तो बोतल खाली हो जाती है। घर में किसी की टांग टूटती, किसी को हार्ट अटैक आता है तो जितनी भी बचत होती है सारी की सारी गायब हो जाती है। करना क्या है? आपको क्या करना है? अब तक ये पैसा डालकर जहां पर भी खर्च करते हैं वो सब अमीर बनते हैं। अब आपको केवल खर्चा आरसीएम में करना, क्योंकि आरसीएम में गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के प्रोडक्ट आते हैं। पहले पैसा कमाते थे, खर्च किसी और कंपनी में करते थे और दुकान में करते थे। अब पैसा कमाकर खर्चा आरसीएम में करना है और आरसीएम वापस आप ही की बोतल में डाल देता है। अब थोड़ा सोचो, जितना भी खर्चा करोगे वो घूम घूम कर तुम्हारी ही बोतल में आएगा, तो तुम अमीर बनोगे कि नहीं बनोगे? अब ये बात भी तुम्हें समझ में नहीं आ रही है तो भैया तुरंत से जाना, अपने दिमाग की एमआरआई कराना, कुछ ना कुछ गड़बड़ निकलेगा उसके। गारंटी है मेरी, गारंटी। साला खाना खाने से इनकम आए, पेन इस्तेमाल करने से इनकम आए, फिर भी हम कहें मैं नहीं करूंगा, तो प्रणाम है तुम्हारे दिमाग को। ऐसा सृष्टि में कोई दिमाग ही नहीं पैदा हुआ आपके जैसा। ये समझने जैसी कोई बात ही नहीं है। क्लियर? ये काम आपको करना है। अब सिंपल सी बात, 5 प्रोडक्ट है आरसीएम के। पहला प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज। न्यूट्रीचार्ज न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट है, 15 प्रोडक्ट हैं। उसमें सारे तरह के न्यूट्रिशन वाले प्रोडक्ट हैं, उसमें सारे तरह के प्रोटीन हैं, विटामिन हैं, आप ले सकते हैं। इसके बारे में ज्यादा जानकारी न्यूट्रिशन क्लब में एएनसीसी कोर्स करके आप काम करें। दूसरा प्रोडक्ट है हरी संजीवनी, जो खेती के लिए काम आता है, उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। एंड थर्ड प्रोडक्ट है गुड डॉट। गुड डॉट ऐसा प्रोडक्ट है जो हम नॉनवेज खाने की आदत को छुड़ा सकते हैं। नॉनवेज का टेस्ट मिल जाए, प्रोटीन भी उससे ज्यादा मिल जाए, लेकिन नॉनवेज की हानिकारक चीजें हमारे पास नहीं आए, वो प्रोडक्ट ले सकते हैं। चौथा है कीसोल। महिलाएं यहां पर है तो कीसोल पर पिंक क्वीन क्लब में शामिल होकर कीसोल के उन प्रोडक्टों को जानकारी आप ले सकते हैं और प्रोडक्ट की सेल करके बहुत बड़ी इनकम कमा सकते हैं। और आप पीक्यूसी आप खोल सकते हैं ना, पीक्यूसी से आप एंट्री ले सकते हैं और आप अपने स्टोर खोल सकते हैं पूरे के पूरे कीसोल के। कीसोल में लॉन्जरी जाती है, कीसोल में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आते हैं, लेडीज हाइजीन के प्रोडक्ट आते हैं। इसके ऊपर आप लेडीज लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और लॉकडाउन के बाद जो आंकड़े हैं ना, डरावने वाले हैं। उससे पहले हिंदुस्तान की लेडीज 90% लेडीज, 10% लेडीज तो रोज मेकअप करती थी, 90% लेडीज जो है ना, जितने भी मेकअप करती, उसमें पहले केवल शादी ब्याह में ही मेकअप करती थी, किसी फंक्शन में जाती तो ही मेकअप करती थी। लेकिन अब हमारे जीवन की वो चीजें बन गई जिसको हम रोज इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो लेडीज हाइजीन की हो, चाहे कॉस्मेटिक की बात हो। तो टर्नओवर 3 सालों में 80% बढ़ा, 80%। यानी आप कीसोल पर काम करके बहुत बड़ा काम कर सकते हैं आने वाले समय में। लेकिन लास्ट एंड फाइनल उस प्रोडक्ट की बात मैं करने जा रहा हूं दोस्तों, मेरे दिल के जो सबसे करीब प्रोडक्ट है, जिसका नाम है गामा ओरिजिनोल। भारत में पहली बार गामा ओरिजिनोल। क्या है गामा ओरिजिनोल? बेसिकली चावल का जो छिलका होता है, छिलके को जब प्रोसेस किया जाता है तो उसके नीचे एक परत निकलती है भूरे कलर की, उस परत को बोलते हैं ब्रान। ब्रान से निकलता है तेल, जिसे बोलते हैं राइस ब्रान ऑयल। दुनिया में सारे तेल किसी बीज में से यानी सीड में से निकलते हैं। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा ऑयल है जो छिलके में से निकलता है। और जब दुनिया के सारे साइंटिस्टों ने इसकी पुष्टि की तो आज के 70 साल पहले इस ऑयल में पाने वाले गामा ओरिजिनोल को सबसे पहले ढूंढ निकाला जापानीज ने। और जापानीज लोग ने आज के 70 साल पहले इस गामा ओरिजिनोल को रेगुलर इस्तेमाल करना चालू किया। और आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर एज पाई जाती है तो जापानीज लोगों की पाई जाती है। अगर एवरेज एज की बात करें
तो सबसे ज्यादा आदमी जिंदा रहता है तो जैपनीज लोग रहते हैं, क्योंकि वो रेगुलर गामा ओरिजिनल का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया के सारे एंटीऑक्सीडेंट, दुनिया के सारे विटामिन, दुनिया में सभी तरह के प्रोटीन वो पर्टिकुलर एक जगह पर काम करते हैं। प्रोटीन मसल्स के लिए काम करता है, विटामिन सी आपकी चमड़ी, आपकी त्वचा, आपकी एंटीबॉडीज के लिए काम करता है। हर चीज का अलग काम है, लेकिन गामा ओरिजिनल एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो तमाम जितना भी जीवन चक्र है उसमें सारा आता है। और जो लोग रेगुलर गामा ओरिजिनल लेते हैं उनको किसी भी तरह की कोई बीमारी हो नहीं सकती। दुनिया में जब भी कोई बीमारी के लिए कोई आइटम आप खाएं तो उस बीमारी पर ही अटैक करता है, लेकिन गामा ओरिजिनल ऐसी चीज है जो खाते के बाद पेट में जाकर वो खुद दुश्मन को ढूंढ ढूंढ के मारता है। जिस दुश्मन का आपको पता ही नहीं, जो दुश्मन आपके शरीर में धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, जिसके बारे में तुम्हें जानकारी नहीं है, लेकिन उस बड़े होने से पहले उनको खत्म करने का काम करता है गामा ओरिजिनल। इसलिए मेरे भाइयों, भारत सरकार ने अपनी रिसर्च के बाद अपने राजपत्र में लिख के दिया है, गामा ओरिजिनल हर व्यक्ति को रोज लेना चाहिए। ऐसा भारत सरकार अपने राजपत्र में बोलती है, लेकिन कभी भी ये नहीं बोला कि आरसीएम का ही लेना चाहिए, उसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो इनडायरेक्ट बोलती है मिलता ही केवल आरसीएम में है। हेलो, कितने लोगों ने गामा ओरिजिनल इस्तेमाल किया हुआ है? कितने लोगों ने किया हुआ है? वेरी गुड। अगर आपने गामा ओरिजिनल इस्तेमाल किया हुआ है तो आपको रेगुलर वे में सुबह शाम 2 कैप्सूल ले सकते हैं, आने वाली सारी बीमारियों को हटा सकते हैं। और गामा ओरिजिनल क्योंकि हिंदुस्तान में पहली बार आया है तो अभी केवल आरसीएम के पास है। हर व्यक्ति के पास जाकर गामा ओरिजिनल की बुक ले जाइए और उनको बोलिए भारत में पहली बार, क्या बोलना है? भारत में पहली बार बुक दे दो और छोड़ के आ जाओ। वो खुद पढ़ लेगा कि भारत में पहली बार क्या है, और वहां से आपकी सेलिंग चालू हो जाएगी और गामा ओरिजिनल पे बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। 13 नवंबर को आरसीएम की एनिवर्सरी है, हर व्यक्ति को उस एनिवर्सरी में पहुंचना है। एनिवर्सरी में हमारी आंखें देख लेती है, और देख लेती तो बिलीव पैदा होता है। आज रावत साहब और इनके तमाम रॉयल्टी एच और टेक्नेचर की जो टीम है, ये एनिवर्सरी के प्रोडक्ट हैं। ये जब दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में गए थे उसके बाद इनको हजारों लोगों ने मना किया है, लेकिन ये किसी की बात नहीं माने, क्योंकि ये देख कर आ चुके हैं। जब हम किसी को देख लेते हैं ना भाई साहब, फिर हम भूलते नहीं हैं। हेलो, एक आदमी को आपने चोरी करते हुए देख लिया। अब कोई आदमी आपको कहे इसने चोरी नहीं की, आप मानोगे? आप दुनिया की ताकत लगा दो तो भी नहीं मानो, क्योंकि आपने देख लिया। इन्होंने उन अचीवर को देख लिया, उस दूध बेचने वाले को करोड़पति बनते हुए देख लिया, उस केबल ऑपरेटिव को अरबपति बनते हुए देख लिया। और जब इन्होंने देख लिया तो ये गांव में आए, सबको बताने लगे। लोग इनकी बातें नहीं माने तो भी ये कहते हैं भाई मैं तो नहीं मानूंगा, क्योंकि मैंने देख लिया। और ये करते गए स्टार पल बन गए, करते गए स्टार प्लेटिनम बनते गए, करते गए रूबी बनते गए, क्योंकि कर लिया। क्योंकि ये पावर क्यों पैदा हुई? क्योंकि एनिवर्सरी में गए। और इस बार एनिवर्सरी होने वाली है 13 नवंबर को। कहाँ होने वाली है? दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होने वाली है। टोटल कैपेसिटी है 24,000। एक कोल लीडर को 500 टिकट मिलेंगे केवल। एक कोल लीडर को 5,000 चाहिए, तो मिलेंगे केवल 500, क्योंकि 48 कोल लीडर, 48 में सबको 500 देंगे तो 500 से 24,000 हो जाएगा। अब आपका नंबर आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि प्रमोद गुलाटी एंड योर टीम सिर्फ 500 मिलेंगे, और प्रमोद कुमार जी को कितने चाहिए? 5,000। क्योंकि अगस्त मुनि जैसे बहुत सारे स्टेशन प्रमोद जी के पास, बहुत सारे। अब अगस्त मुनि को 5 टिकट से ज्यादा नहीं मिलने, जहां तक मेरी कैलकुलेशन कहती। कितने? सिर्फ 5, ज्यादा 10। अब 10 को आप ले जाओगे तो स्टार रूबी 4 साल में बनोगे। अगर अगले साल स्टार रूबी बनना है, अगले 2 सालों में, तो आपको ले जाने पड़ेंगे 200 आदमी। कितने? 200 ले जाते हैं। 2 साल में स्टार रूबी बनने वाले हैं, लेकिन 200 टिकट लाओगे कहां से? मिलेंगे ही नहीं। अगर मेरे से पूछोगे तरीका तो बता सकता हूं, पूछोगे तो। नहीं पूछे तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं पूछो तो बताओ, बोलो, बताओ यार, कैसे बोलो, बताओ सर। तरीका बताता हूं। एक माँ के 2 बच्चे एक साथ पैदा हो गए हैं,
अब माँ को एक बच्चे को दूध पिलाना है, पहले वो दूध किसको पिलाती है? जो ज्यादा चिल्लाता है उसको पिलाती है, जो चुपचाप है उसको पिलाता है? तो आप चिल्लाना चालू करो, अभी से चिल्लाना चालू करो, जीना हराम कर दो ऑफलाइन होगा। बार बार जब भी फोन करे, सर टिकट का क्या हुआ, मैं आपके अकाउंट में पैसे जमा करा रहा हूं, मुझे टिकट चाहिए। अब ये जब सारे बच्चे जो ज्यादा चिल्लाएगा उसी पर ज्यादा फोकस करेंगे। आपको चिल्लाना अभी से चालू करना है, और 200 आदमी अगर आप लेकर चले गए, मेरा दावा है कि 2 साल में स्टार रूबी आप नहीं बन गए तो मुकेश कोठारी स्टार रूबी की इनकम देगा। लेकिन ये ताकत होनी चाहिए। एक दिन में लास्ट दिन याद करने से 200 नहीं जाएंगे, उसके लिए आज से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। छोटे छोटे गांव में जाकर, हर गांव में जब मीटिंग लेते हैं तो मीटिंग की समाप्ति इस चीज से करनी पड़ेगी कि अगले महीने यहां पर जो फंक्शन है उसकी तैयारी करना है, और सीधी तैयारी करनी है दिल्ली की। अगले महीने किसका फंक्शन होने वाला है यहां पर? राकेश शर्मा जी गौतम, हाँ, राकेश शर्मा गौतम जी का 7 अगस्त को प्रोग्राम होने वाला है। हिंदुस्तान के उन डायनामिक लीडर में उनका नाम आता है, यंगेस्ट लीडर में नाम आता है, जिन्होंने इतनी कम एज में कोर टीम की भूमिका ली है। ऐसे लीडर बहुत कम होते हैं। राकेश शर्मा जी की बात करने में जो ढंग होता है वो हिंदुस्तान के कई लीडरों के पास वो ढंग नहीं है। ऐसे गड़े मुर्दों को भी लाकर आप राकेश शर्मा जी के बीच में बिठा दें, राकेश शर्मा जी उनको पॉजिटिव कर सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि 7 अगस्त को जुलाई में कोई सेमिनार नहीं, बारिश की वजह से जुलाई में सेमिनार नहीं है। 7 अगस्त को राकेश जी का फंक्शन होगा, और 7 अगस्त को सब लोग आना है, और 13 तारीख को हम मिल रहे हैं। कहां पर? दिल्ली में। टिकट मिलेगा नहीं। कैसे मिलेगा? बारी मिले। आज से ही रोना चालू करना पड़ेगा, और धीरे धीरे रहोगे नहीं मिलेगा, 5-10 ही मिलेंगे, तेज तेज रोना पड़ेगा, दे दे भाई, तब मिलेगा। धीरे धीरे बोलने से मिलने वाला नहीं है, क्योंकि पूरी गणित समझा दी। 48 कोर लीडर है, 501 को मिलेंगे, 24,000 हो गए, 24,000 की कैपेसिटी है, और एक कोर लीडर को 5,000 चाहिए। इनके पास टोटली 500 आएंगे, तो आपको मिलेंगे कैसे 200? अभी से चिल्लाओ के तो मिलेंगे। जो प्री प्लान करेगा उनको ये सारा काम मिलने वाला है, जो प्री प्लान नहीं करेगा उनको मिलने वाला नहीं है। लेकिन एक आदमी एक बार अगर दिल्ली में पहुंच गया तो वो देख लेगा, और देखने के बाद वो किसी की मानेगा नहीं कि मैं स्टार रूबी नहीं बन सकता। पूरी दुनिया भी उसे कहे कि तू नहीं बन सकता, वो कहेगा नहीं मैं बन सकता हूं, मैंने देख लिया है। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का प्रवचन सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देता हूं अगस्त मुनि का, अगस्त मुनि की पूरी टीम का। खतरनाक तरीके से आप सारे लोग जिस तरह से काम करते हैं, जैसे हमारी महिला जो साथी हैं, जो हमारी बहनें हैं, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आई है और कितना तरह से आप काम कर रहे हैं, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। और ओवर टू रावत सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।